आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी, उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनको एक लेटर लिखते हैं जिसमें कि उन्होंने 11 डिमांड को रखा था, 11 मांगों को रखा था। इन 11 डिमांड में कुछ डिमांड जनरल नेचर के थे, कुछ डिमांड जो है इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन से रिलेटेड थे और कुछ डिमांड पीजेंट यानी कि किसानों से रिलेटेड थे। महात्मा गांधी ने सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस के लोगों की मांगों को डिमांड में रखा था, जिससे कि अगर किसी प्रकार का मूवमेंट या आंदोलन चलता है तो समाज के डिफरेंट सेक्शंस के लोग इस आंदोलन मूवमेंट से जुड़ सके। इन 11 डिमांड में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड था वह था सॉल्ट टैक्स। महात्मा गांधी ने डिमांड रखा था कि सॉल्ट के ऊपर से, नमक के ऊपर से टैक्स को हटा लिया जाए। सॉल्ट एक ऐसा चीज है जो अमीर हो या गरीब सभी कोई कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यह खाने का एक अभिन्न हिस्सा है, इसेंशियल पार्ट है। महात्मा गांधी सॉल्ट को एक पावरफुल सिंबल के रूप में देखते थे जो कि पूरे भारतीयों को यूनाइट कर सकती थी। सॉल्ट पर टैक्स तो लगाया ही जाता था, इसके साथ साथ सॉल्ट के प्रोडक्शन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। इसका मतलब सरकार ही सिर्फ सॉल्ट का प्रोडक्शन बना सकती थी, कॉमन पीपल या सामान्य जनता सॉल्ट को नहीं बना सकती थी, नहीं प्रोड्यूस कर सकती थी। इस कारण से सॉल्ट टैक्स को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सबसे ज्यादा ऑपरेसिव सिस्टम, दमनकारी व्यवस्था बताया। महात्मा गांधी का यह लेटर लॉर्ड इरविन के लिए एक अल्टीमेटम था, एक चेतावनी था कि अगर 11 मार्च तक सरकार भारतीयों की इन मांगों को नहीं मानेगी तो कांग्रेस एक सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेगी। परंतु लॉर्ड इरविन किसी भी प्रकार से झुकने को या निगोशिएट करने को तैयार नहीं था, जिसके कारण कि महात्मा गांधी ने फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दिया। इसे नमक यात्रा या डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। इसमें उनके साथ 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर भी थे। यह यात्रा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से डांडी तक, डांडी जो कि एक गुजरात में कोस्टल टाउन है, वहां तक की गई थी। यह साबरमती आश्रम से डांडी की दूरी 240 माइल्स है, 240 मील। महात्मा गांधी और इन वॉलेंटियर्स ने लगभग 24 दिन में यह डांडी यात्रा पूरी की। एक दिन में वे लोग लगभग 10 मील के आसपास चलते थे। महात्मा गांधी जहां कहीं भी रुकते थे, हजारों की संख्या में लोग उनसे मिलने और उनकी बातों को सुनने आते थे, जिनमें खास करके महिलाएं थी। इस चीज को ध्यान रखिए, महिलाएं थी। महात्मा गांधी इन सभी को स्वराज यानी आजादी के बारे में अर्थ समझाते थे और उनसे यह रिक्वेस्ट करते थे, आह्वान करते थे कि लोग ब्रिटिश की बातों को ना माने, उनकी आज्ञा का पालन ना करे, अवज्ञा करे और यह सभी काम शांतिपूर्वक, पीसफुली होना चाहिए, सविनय अवज्ञा होनी चाहिए। डिसओबीडियंस इन सिविल मैनर या फिर डिसओबीडियंस विथ सिविल मैनर। गांधी जी ने यह डांडी यात्रा अपने विश्वस्त अनुयायियों, ट्रस्टेड वॉलेंटियर के साथ
78 लोगों के साथ शुरू किया था, परंतु रास्ते में इनके साथ हजारों लोग जुड़ते चले गए। दांडी पहुंचते पहुंचते इन लोगों की संख्या हजारों में हो गई थी। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी अपने वॉलेंटियर्स के साथ दांडी, जो कि एक कोस्टल टाउन है, वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने समुद्र के पानी को एक केटल में उबालकर सॉल्ट बनाया और उन्होंने इस प्रकार से नमक कानून को तोड़ दिया। यह ब्रेकिंग ऑफ लॉ था, कानून का उल्लंघन था, क्योंकि उस समय सॉल्ट का प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ही कर सकती थी। यह गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। महात्मा गांधी के इस तरह से सॉल्ट को बनाने के साथ ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। यह सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि 1922 में हुआ था, उससे यह किस प्रकार से अलग था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट नहीं करें, उनके साथ सहयोग नहीं करें, परंतु यहाँ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में जो कॉलोनियल लॉ थे, कॉलोनियल रूल थे, ब्रिटिश सरकार के जो कानून थे, उनको तोड़ने को कहा गया था। देश के डिफरेंट पार्ट में हजारों लोगों ने सॉल्ट लॉ, नमक कानून को तोड़ा और गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने धरना प्रदर्शन किया। जैसे जैसे यह आंदोलन फैला, वैसे वैसे ही लोगों ने नमक कानून को तोड़ने के साथ साथ फॉरेन क्लोथ्स, विदेशी कपड़ों का भी बॉयकॉट, बहिष्कार करना शुरू कर दिया। शराब के दुकानों के सामने पिकेटिंग करना शुरू कर दिया। जैसा कि हमने पहले भी बताया था, पिकेटिंग का अर्थ एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा लोग ऑफिस, फैक्ट्री, दुकान, शॉप्स आदि में जाने से लोगों को रोकते हैं। किसानों ने लगान, टैक्स और चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। गांवों में जो ऑफिशियल्स थे, कर्मचारी थे, उन लोगों ने इस्तीफा, रेजिग्नेशन दे दिया। फॉरेस्ट एरिया के आसपास रहने वाले लोगों ने फॉरेस्ट लॉ को तोड़ा। वे लोग वहां पर अपने कैटल्स को ग्रेजिंग करने के लिए, मवेशियों को चराने के लिए लेकर के गए और वहां से लकड़ियां बीनना शुरू किया, फायरवुड्स कलेक्ट करना स्टार्ट किया। इन सभी ने रिजर्व्ड फॉरेस्ट के कानूनों को तोड़ा। जैसा कि आपको याद होगा, हम लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय में गुंडेम हिल्स के आदिवासियों, ट्राइबल्स का रिवोल्ट देखा था, जहां पर उनकी लड़ाई फॉरेस्ट पर अपने अधिकारों को वापस प्राप्त करना था। तो यहां पर भी फॉरेस्ट लॉ को तोड़ा गया। इस तरह से हम देखते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, जो कि नमक कानून को तोड़ने से शुरू हुआ था, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब के दुकानों पर पिकेटिंग की जाने लगी, फॉरेस्ट लॉ को तोड़ा जाने लगा, गांवों में लोगों ने लगान और चौकीदारी टैक्स देना बंद कर दिया, गांवों में कर्मचारियों ने, ऑफिशियल्स ने रेजिग्नेशन दे दिया। इस तरह से हम देखते हैं कि यह आंदोलन सिर्फ नमक कानून तोड़ने के साथ ही नहीं, बल्कि अन्य रूप में, अन्य तरीकों से भी फैल गया। बहुत सारे जगह पर हिंसक टकराव, वायलेंट क्लैशेस भी होने लगे। वायलेंट क्लैशेस में दो एग्जाम्पल को देखते हैं। जब खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया था और दूसरा जब खुद स्वयं महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें कि सीमांत गांधी
फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने उस समय के ब्रिटिश शासन के समय नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि अभी पाकिस्तान में है, आंदोलन चलाया। खान अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के बहुत बड़े फॉलोअर थे और महात्मा गांधी इन्हें बहुत मानते थे। जब खान अब्दुल गफ्फार खान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो गुस्साई भीड़ का पुलिस के साथ झड़प हो गया और पुलिस ने वहां पर गोलियां चला दी, जिससे कई लोग मारे गए, जिसके कारण कई लोग सड़कों पर उतर गए और वायलेंट क्लैशेस, हिंसक टकराव हुआ। इसके बाद जब कुछ महीनों के बाद महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया तो सोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर, औद्योगिक श्रमिक ने वायलेंट क्लैशेस किए, हिंसक टकराव किए। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जितने भी बिल्डिंग्स थे या उनके जितने ऑफिस थे, जैसे कि थाना, रेलवे स्टेशन, म्यूनिसिपैलिटी, कोर्ट आदि पर हमले करना शुरू कर दिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस मूवमेंट के, आंदोलन के फैलने से घबरा गई। उन्होंने गांधी जी के सॉल्ट लॉ ब्रेकिंग को हल्के में लिया था। उन लोगों ने समझा ही नहीं कि यह कितना बड़ा आंदोलन, कितना बड़ा मूवमेंट हो सकता है। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जैसा कि हम लोगों ने देखा, खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके कुछ महीनों के बाद महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को निर्ममतापूर्ण ब्रूटल रिप्रेशन करना शुरू किया। सत्याग्रहियों को बुरी तरह से मारा पीटा गया। इस आंदोलन में महिलाएं और बच्चे भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया, उन्हें भी बुरी तरह से मारा पीटा गया। कुछ ही दिनों में 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे वायसराय लॉर्ड इरविन घबरा गया और उसने गांधी जी के पास समझौता का प्रस्ताव भेजा। गांधी जी ने इरविन के समझौता को मान लिया और इसे ही फेमस गांधी इरविन समझौता कहते हैं। गांधी इरविन पैक्ट 1931। इस पैक्ट के तहत, इस संधि के तहत इरविन रेडी हो गया कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को इस समय गिरफ्तार किया गया था उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ महात्मा गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो गए। कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ठुकरा दिया था। अब गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी ने सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाने के लिए तैयार हो गए। यह राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या होता है, गोलमेज सम्मेलन क्या होता है और कांग्रेस ने पहला गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्यों ठुकरा दिया था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब है कि एक टेबल होगा जो कि सर्कुलर होगा, राउंड होगा, अर्थात इसमें जब 2 लोग बैठेंगे या 2 से अधिक लोग बैठेंगे तो कोई ऊंची कुर्सी पर नहीं होगा, मतलब कि कोई प्रमुख मेन नहीं होगा। इस टेबल पे चारों ओर बैठने वाले सभी बराबर होंगे, सभी को बराबरी का हक होगा। राउंड टेबल का अर्थ यही होता है कि इस कॉन्फ्रेंस या इस मीटिंग में कोई भी बड़ा छोटा नहीं होगा, सभी बराबरी होंगे, राउंड होगा। 1930-31 में
पहला गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में आयोजित किया जा रहा था, जिसमें कांग्रेस ने भाग लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उस समय सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था और कांग्रेस की मांग थी कि जब तक पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा नहीं जाएगा तब तक किसी प्रकार का ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता या पैक्ट या सम्मेलन नहीं किया जाएगा। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट में यह समझौता होता है, पॉलिटिकल प्रिजनरों को छोड़े जाने का वादा किया जाता है। इस कारण से सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन जाने के लिए, ब्रिटेन जाने के लिए रेडी होते हैं। गांधी जी को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की शर्तें मंजूर नहीं होती है और इस प्रकार से निगोशिएशन नहीं हो पाता है और गांधी जी निराश होकर, डिसअपॉइंट होकर भारत वापस चले आते हैं। भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने देखा कि ब्रिटिश सरकार ने एक नए सिरे से रिप्रेशन, दमन करना शुरू कर दिया है। खान अब्दुल गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू अभी तक जेल में थे। गांधी इरविन पैक्ट के अनुसार सभी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देना था, परंतु ऐसा नहीं किया गया था। कांग्रेस पार्टी को अवैध, इल्लीगल घोषित कर दिया गया था। किसी भी प्रकार के कॉन्फ्रेंस, मीटिंग, बॉयकॉट पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बाद महात्मा गांधी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, जिसे कि उन्होंने गांधी इरविन पैक्ट के कारण वापस ले लिया था, फिर से रीलॉन्च करते हैं, पुनः चलाते हैं और आंदोलन एक बार फिर स्टार्ट हो जाता है। यह आंदोलन लगभग 1 सालों तक और चलता है, परंतु धीरे धीरे यह आंदोलन स्लो डाउन हो जाता है और समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता है और इसमें क्या क्या घटनाक्रम होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यह सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें कि सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस के लोगों ने भाग लिया था, जैसे कि बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, किसान, पीजेंट, वर्कर्स, श्रमिक आदि आदि, इन लोगों ने आंदोलन को किस प्रकार से लिया और यह लोग इस आंदोलन को किस तरह से देखते थे। स्वराज का अर्थ, आज़ादी का अर्थ उनके लिए क्या था। जैसे कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि महिलाओं की भागीदारी थी, पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेंस। अभी तक के किसी आंदोलन में वीमेंस की पार्टिसिपेशन इतने लार्ज स्केल पर नहीं देखी गई थी। तो इन सभी उपलब्धि और मेरिट्स और डिमेरिट्स पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह सिविल डिसओबीडियंस भारत को आज़ादी की ओर किस प्रकार तीव्र गति से, फास्ट स्पीड से लेकर जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।